नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी लवर पर। आप देख रहे हैं 10 बड़ी खबरें सीधे उत्तर प्रदेश से। पहली खबर, लखनऊ में बड़े एक्शन की तैयारी। चारबाग हुसैनगंज में अवैध कब्जे ढेंगे, आदेश जारी। लखनऊ के चारबाग, नाका, हुसैनगंज, लालबाग, कैसरबाग और हजरतगंज क्षेत्र के 27 होटलों के खिलाफ सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। एलडीए के संयुक्त सचिव और विहित प्राधिकारी ने इन होटलों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। इन होटलों के संचालकों को अवैध निर्माण के लिए वर्ष 2022 में ही नोटिस जारी की गई थी। नक्शे के विपरीत जो भी अवैध निर्माण होगा उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। चारबाग के मोहन होटल में आग की घटना के बाद एलडीए ने इस क्षेत्र और आसपास के होटलों की फाइलें निकालना शुरू कर दी हैं। संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह ने ऐसे 27 होटलों की फाइलें निकलवाई हैं। यह वह होटल है जो पूरी तरह से अवैध व मानक के विपरीत बने हैं। इनमें न फायर फाइटिंग का इंतजाम है और न इनमें सेटबैक व अन्य सुविधाएं हैं। उन्होंने इंजीनियरों व जोनल अधिकारी को इन सभी होटलों की पड़ताल कर नए सिरे से रिपोर्ट देने को कहा है। रिपोर्ट आते ही इन होटलों की सीलिंग की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इनके ध्वस्तीकरण का आदेश भी जारी होगा। दूसरी खबर, यूपी में घट रहा यमुना का जलस्तर, 5 लाख आबादी पेयजल को परेशान। शहर में पेयजल संकट तेजी से बढ़ता जा रहा है। जिम्मेदार अधिकारी नागरिकों को सब जवाब दिखा रहे हैं। शहर के कई मोहल्ले ऐसे हैं जहां पिछले 20 दिनों से पानी की एक एक बूंद के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। यमुना का जलस्तर घटने से वाटर ट्रीटमेंट से जलापूर्ति प्रभावित हो गई है। 30 से 35 वार्डों में पेयजल की समस्या से लगभग 5 लाख की आबादी प्रभावित है। यमुना में पर्याप्त पानी रहे, इसके लिए महापौर गणेश केसरवानी ने उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को पत्र लिखा है। समय रहते अगर यमुना में पर्याप्त पानी नहीं रहेगा तो जलापूर्ति में कटौती की जाएगी। पिछले एक सप्ताह से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जलापूर्ति में 1 घंटे कटौती की गई है। करोड़ों रुपए खर्च करके शहर में कई नलकूप लगाए गए हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में नलकूप सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, पेयजल संकट वैसे वैसे बढ़ने लगा है। शहर के पुराने वार्ड हो या फिर विस्तारित सभी स्थानों पर पेयजल के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। तीसरी खबर, उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात पति पत्नी को एक ही जिले में मिलेगी पोस्टिंग, डीजीपी ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कार्यरत पति पत्नी अब एक ही जिले में साथ में सेवा दे सकेंगे। पुलिस महानिदेशक डीजीपी की ओर से जारी आदेश के अनुसार ऐसे पुलिसकर्मी जो पति पत्नी हैं और वर्तमान में अलग अलग जिलों में तैनात हैं, उन्हें अब एक ही जिले में तैनाती दी जाएगी। ये व्यवस्था अनुकंपा और निजी खर्च के आधार पर लागू की गई है। इस आदेश के तहत सिपाही, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को लाभ मिलेगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर पति पत्नी दोनों उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हैं और अलग अलग स्थानों पर ड्यूटी कर रहे हैं तो उनके अनुरोध पर उन्हें एक ही जिले में समायोजित किया जाएगा ताकि वे पारिवारिक जीवन संतुलित रूप से जी सकें। चौथी खबर, नेहा सिंह राठौर की बढ़ी मुश्किलें। वाराणसी के लंका थाने में एफआईआर। पीएम मोदी पर की थी टिप्पणी न लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वाराणसी के लंका थाने में उनके खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। ये मामला सामाजिक संगठन हनुमान सेना की शिकायत पर दर्ज हुआ है। हनुमान सेना के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने तहरीर में आरोप लगाया है कि नेहा सिंह राठौर ने अपने वीडियो में प्रधानमंत्री को कायर और जनरल डायर जैसे शब्दों से संबोधित किया है और इसे पाकिस्तान तक वायरल किया गया है। साथ ही उन्होंने इस टिप्पणी को देशद्रोह बताया है। सुधीर सिंह का दावा है कि संगठन की ओर से वाराणसी के कई थानों में 500 तहरीरें दी गई हैं। पांचवी खबर, यूपी में निवेश को विस्तार। लखनऊ में सीएम योगी और टाटा सन्स के चेयरमैन की मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टाटा समूह की प्रदेश में व्यापक निवेश गतिविधियों की प्रशंसा की है और निवेशकों के लिए बेहतर औद्योगिक माहौल, निरंतर सुधार और सुगम प्रशासन सुनिश्चित करने के अपने दृढ़ संकल्प को दोहराया। मुख्यमंत्री ने टाटा सन्स से कहा कि वे राज्य में अपने निवेश को और भी विस्तार दें तथा विशेष रूप से लखनऊ में एक ग्लोबल कैप्टिव सेंटर की स्थापना करें। इस कदम से प्रदेश में उच्च तकनीकी और कौशल आधारित रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे युवाओं का कौशल विकास होगा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बुधवार को अपने आवास पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन से शिष्टाचार भेंट की। ये बैठक राज्य के औद्योगिक विकास, निवेश संवर्धन और भविष्य की रणनीतियों पर केंद्रित थी, जिसमें प्रदेश को निवेशकों के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाने के विषय में विमर्श हुआ। छठी खबर, यूपी सरकार के बेड़े में शामिल होगा कई खूबियों वाला एक नया और अत्याधुनिक चार्टर्ड प्लेन। उत्तर प्रदेश सरकार के बेड़े में एक नया अत्याधुनिक चार्टर्ड प्लेन शामिल होगा। नागरिक उड्डयन विभाग ने इसकी खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस पर करीब 600 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। ये नया चार्टर्ड प्लेन आकार में काफी बड़ा होगा, लेकिन इसकी सीटिंग व्यवस्था को विशेष रूप से सीमित और लग्जरी बनाया जाएगा। कुल 9 सीटों वाला यह विमान वीवीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाएगा। इस प्लेन की सबसे बड़ी खासियत इसकी रेंज और ऑल वेदर कैपेसिटी होगी। इसमें एडवांस्ड नेविगेशन और ऑटो पायलट सिस्टम, रियल टाइम ट्रैकिंग, घने कोहरे में उड़ान की क्षमता और साइलेंट केबिन टेक्नोलॉजी जैसी खूबियां होंगी।
जो इसे देश के अन्य सरकारी विमानों से काफी आगे होंगी। नागरिक उड्डयन विभाग के सूत्रों के अनुसार प्लेन की खरीद प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। अपर निदेशक नागरिक उड्डयन सुशील प्रताप सिंह ने बताया कि अमेरिका व यूरोप की 4 बड़ी कंपनियों ने चार्टर्ड प्लेन के लिए अपना प्रस्ताव दिया है। 7वीं खबर, लखनऊ मेट्रो विस्तार को पीआईबी की हरी झंडी, चारबाग से वसंत कुंज तक होगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। लखनऊ मेट्रो के द्वितीय चरण ईस्ट वेस्ट के निर्माण के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड पीआईबी से संस्तुति मिल गई है। अब डीपीआर को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय कैबिनेट को भेजा गया है। जून में वहां से मंजूरी मिलने की संभावना है। अन्य औपचारिकताएं पूरी कर अक्टूबर से द्वितीय चरण का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। दावा है कि 5 साल में निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर चारबाग से वसंत कुंज तक होगा। इस महीने के पहले हफ्ते में दिल्ली में केंद्रीय वित्त सचिव की अध्यक्षता में पीआईबी की बैठक हुई थी, जिसमें संबंधित कई विभागों के प्रतिनिधि शामिल थे। इसी बैठक में संस्तुति दी गई। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की डीपीआर को मार्च 2024 में राज्य सरकार की अनुशंसा मिली थी। 9 जुलाई को नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप एनपीजी ने इसे संस्तुति दी थी। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की कुल मार्ग लंबाई 11.165 किलोमीटर होगी, जिसमें एलिवेटेड सेक्शन 4.286 किलोमीटर तथा भूमिगत सेक्शन 6.879 किलोमीटर का होगा। 8वीं खबर, अयोध्या में 900 करोड़ से बनेगा भरत पथ। रामनगरी अयोध्या, जहां हर पग पर धर्म की खुशबू और आस्था की गूंज सुनाई देती है, अब एक और ऐतिहासिक सौगात की ओर बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में अयोध्या को राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ के बाद अब भरत पथ का तोहफा मिलने जा रहा है। इस पथ के माध्यम से भगवान श्री राम के अनुज भरत की तपोस्थली भरत कुंड को सीधे जोड़ा जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल लागत करीब 900 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है। लोक निर्माण विभाग ने इसकी डीपीआर तैयार कर मुख्यालय को भेज दी है। स्वीकृति मिलते ही कार्य शुरू हो जाएगा। भरत पथ की लंबाई 20 किलोमीटर होगी, जो राणोपाली रेलवे क्रॉसिंग से शुरू होकर विद्याकुंड और दर्शन नगर होते हुए प्रयागराज हाईवे पर भरत कुंड तक पहुंचेगा। 9वीं खबर, कोविड के बढ़ते केस के बीच अलर्ट पर योगी सरकार। अधिकारियों के लिए जारी हुए आदेश। देश और विदेश में कोविड-19 के नए उपवेरिएंट JN-O1 के बढ़ते मामलों के बीच योगी सरकार ने भी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक कर राज्य में कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित अधिकारियों को अलर्ट मोड में काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में स्पष्ट किया कि भले ही वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण को लेकर कोई विशेष चिंता की बात नहीं है, लेकिन विदेशों में बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरी सतर्कता और सावधानी बेहद आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सावधानी ही सुरक्षा है, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही राज्य हित में नहीं होगी। 10वीं खबर, 1.49 लाख छात्रों के खाते में जल्द ही पहुंचेगी धनराशि। ब्यास परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 1.49 लाख छात्रों के खाते में जल्द ही धनराशि पहुंचेगी। इसके लिए छात्रों का डाटाबेस तैयार हो चुका है। शासन से डीबीटी के माध्यम से सीधे बच्चों के खाते में पैसा जाएगा। जिले के 2120 परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को उत्तर प्रदेश सरकार 2 सेट स्कूल ड्रेस, 1 बैग, जूता और मोजा देती है। साथ ही स्टेशनरी स्वेटर का रुपया भी शासन से मिलता है। इसको शासन स्तर से सीधे अभिभावकों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके लिए सभी बच्चों और उनके अभिभावकों का आधार सत्यापन होना आवश्यक है। इसके साथ ही अभिभावक का खाता आधार से लिंक होना चाहिए। इसकी तैयारी में जिले के बेसिक शिक्षा विभाग ने अपनी भूमिका लगभग पूरी कर ली है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यूपी लवर को सब्सक्राइब कर